जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरे साथ मेरी अहलिया शनीला अम्मार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज पाकिस्तान का मैच हुआ और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। पाकिस्तान अगरचे हार गया, लेकिन बड़ी बहादुरी और दलेरी के साथ लड़ता हुआ पाकिस्तान मैच हारा। और इस तरह की हार में कोई कबाहत नहीं है। हाँ, यानी कि हम ये कह सकते हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन पांड्या को जरूर आउट करो, वो बड़ा जरूरी है। और कोहली ने आज जो बड़ी कमाल की इनिंग खेली, उससे पता चल गया कि जनाब वो कितना बड़ा प्लेयर है। हमारे मिडिल ऑर्डर के कुछ मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन आज इफ्तिखार ने और जनाब शान मसूद ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। ऐसे ये वही हो गया। पाकिस्तानियों ने उम्मीद लगाई थी कि पाकिस्तान जीत रहे, जैसे तहरीक इंसाफ वालों ने उम्मीद लगाई थी कि किसी का बाप भी इमरान को नाअहल नहीं कर सकता। तो आज मेरे ख्याल में वही हैंड पाकिस्तानियों के साथ हो गया जो तहरीक इंसाफ वालों के साथ हुआ है। अच्छा, इसमें सूरत हाल ये है, हम दोनों ने डिसाइड किया कि वैसे तो हम अलग अलग वीलॉग करते रहते हैं, लेकिन एक वीलॉग इकट्ठा भी करना चाहिए और उसमें कोई हर्ज नहीं है। और बेसिकली आज संडे है और हम इस वीक का पॉलिटिकल रिव्यू आपको देने की कोशिश करेंगे कि इस वीक में क्या क़यामत खेज और हलाकत खेज और अहम वाक़यात हुए। सारे खेज खेज हाँ जितने हाँ भी हाँ होते हैं हाँ। वो सारे इस वीक में हो गए हैं। और वो सारे फेज आपको बताने हैं। और उस फेज में असल में बहुत से फेज आए हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है। एक हफ्ते पहले पाकिस्तान थोड़ा सा मुख्तलिफ था पॉलिटिकली, एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान पाकिस्तान। वैसा ही है। हाँ हाँ हाँ। अगर अगर तहरीक इंसाफ की बढ़कों को देखा जाए और जिस तरह वो कहते थे कि इमरान हमारी रेड लाइन है, उस हिसाब से देखा जाए तो जैसा पाकिस्तान पहले था वैसा ही अभी है। तब्दीली कुछ नहीं हुई सिवाय इसके कि खान साहब नाअहल हुए हैं। लेकिन खान साहब के नाअहल होने से क्या पाकिस्तान के अंदर कोई बदलाव आया? वो नहीं हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ, असल में नया पाकिस्तान तब्दील हुआ है। और वो, और रेड लाइन जो है ना वो अब ग्रीन लाइन हो गई है। हाँ, वो अब कुछ समझ नहीं आ रही जो है ना कि खान साहब को क्या करें। लेकिन चलो वीकेंड रिव्यू के हवाले से बात करते हैं। बहुत शोर सुनते थे, तोशाखाना केस, हुकूमत केस नहीं बना रही और ये चुप करके बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, खान साहब लाडले हैं। तो वो पता चला कि कोई लाडले नहीं है। और खान साहब ने जितने बोहतान लगाए थे इलेक्शन कमीशन पे, वो इस मौके के लिए लगाए थे जिसपे उनको नाअहल किया गया। अच्छा देखिए, खान साहब ने जनवरी में जब वो वजीर आजम थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने की कोशिश भी की, उनको पैगाम भेजा कि मुझसे खुफिया मुलाकात करें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप भी एक आईनी ओहदे पे, मैं भी एक आईनी ओहदे पे, अगर हमने कोई मुलाकात करनी है तो हम सामने करेंगे, हम खुफिया मुलाकात कोई नहीं करेंगे। तो खान साहब उसके बाद से ही उनके खिलाफ हो गए थे और उन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको नजर आ रही थी तोशाखाना उनके जहन में नहीं था। उस वक्त उनके जहन में फॉरेन फंडिंग केस था कि मेरी जो फॉरेन फंडिंग है उसके अंदर बड़े घपले हैं, तो इलेक्शन कमीशन जिस तरह चल रहा है मेरे लिए मसाइल खड़े हो गए। तो उन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया। फिर वो कुदरती तौर पे जो था उनकी बदकिस्मती के वो इक़्तिदार से भी निकल गए। तो इक़्तिदार से भी निकल गए तो वो उनके ऊपर दोहरा वो मुसीबत आ गई। तो अभी जो तोशाखाना था इसका जब केस जा रहा था तो जो फवाद चौधरी थे वो कहते थे किसी का बाप भी वो नहीं कर सकता। इमरान खान को ना मरवाने वाले ये लोग हैं। ये शोर डालते रहे कि किसी का बाप भी नहीं कर सकता, नायल बाप ने कर दिया। अब कहते हैं अब गिरफ्तार करके दिखाओ। अब गिरफ्तार यानी कि बेचारे ये खान साहब को फुल मरवा देंगे फवाद मरवाएंगे। चौधरी और शाह महमूद कुरैशी। और वो इसलिए करेंगे, आपको इनकी बातों की समझ आनी चाहिए, क्योंकि अब तहरीके इंसाफ में खान साहब नाअहल हो गए हैं। अब अभी कोई फौजदारी मुकदमा भी कायम होगा, उसके अंदर खान साहब को 3 साल की जेल भी हो सकती है। नहीं नहीं, वैसे भी इलेक्शन एक्ट 201 के तहत खान साहब पार्टी सरबराह नहीं रह सकते, जो नाअहली उनकी हुई है उसके तहत। लेकिन पार्टी सरबराह ना होना इतनी बड़ी सजा नहीं है। खान साहब अगर जेल में जाते हैं तो जाहिर है फिर तहरीके इंसाफ में जो शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर और फवाद चौधरी की बड़ी लड़ाई होगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इस पार्टी की सरबराही, वैसे तो आप कहेंगे कि दे आर गोइंग डाउन द हिल, लेकिन इस पार्टी के पास है क्या क्या। तो इसलिए ये सोचे कि जो अगला सरबराह होगा वो बड़ा कीमती आदमी होगा। उसके पास पंजाब की हुकूमत होगी, उसके पास केपीके की हुकूमत होगी, उसके पास जीबी की हुकूमत होगी, उसके पास कश्मीर की हुकूमत होगी। तो ये जो पोजीशन है ये बड़ी पिवटल है। लेकिन खान साहब अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त करेंगे? क्या वो ये चीज बर्दाश्त करेंगे कि 2023 के इलेक्शन जब हों तो वजीर आजम का उम्मीदवार मैं ना हूं? क्योंकि जो फौजदारी मुकदमा हो रहा है उसमें 120 दिन के अंदर पाबंद किया जाएगा अदालत को फैसला
फैसला दें। देखिए कुछ चीजें हमें समझने की जरूरत है। एक तो कि खान साहब जो नाअहल हुए हैं 137, 167, 170 और 173 और 174 के तहत। अच्छा 173 क्या है कि जो आप गोशवारे जमा करवा रहे हैं, मिस डिक्लेरेशन हुई है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है, जिसके तहत 174 के तहत उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस की जो सजा है वो 3 साल है। और फिर जाहिर है जब आपको एकदम सजा हुई तो आपने 5 साल के लिए तो नाअहल हो जाना है। खान साहब के देखें जो इलेक्शन कमीशन का फैसला उसमें यही है कि खान साहब ने तोशाखाना के तहाइफ पहले बेचे हैं, उसके बाद अकाउंट में कुछ रकम उनकी गई है, और जितने उन्होंने तहाइफ बेचे उतनी रकम अकाउंट में गई भी नहीं है, यानी कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन किया, इलेक्शन कमीशन से छुपाया है। फिर 2021 में आपने जाहिर किया, जबकि आपने जो गिफ्ट थे वो 2018 और 19 में बेचे हैं। फिर 20% से आपने 50% किया, लेकिन आपने फिर कीमत 20% दिया तोशाखाना को। फिर एक और चीज जो आपने की कि आपने असेस वैल्यू बाद में करवाई, पहले बेच दिए हैं तोहफे, उसके बाद वैल्यू असेस करवाई है, वो कम करवाएगी, उसका 20% देके कि चलो जी मैं जा रहा हूं। लेकिन खान साहब कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने तोशाखाना में, हर चीज की उन्होंने अंडर वैल्यू चीजें जो है ना वो करवाई हैं, मतलब प्रॉफिट पे प्रॉफिट करवाया, और जो कहता था चोर चोर वो खुद चोर साबित हुआ। दूसरी बात है कि एक एम्बैरेसमेंट भी है कि एक मुल्क का वजीर आजम तोशाखाना पेन होल्डर उठा के ले गया, पेन होल्डर, वॉल हैंगिंग, सेट, डेकोरेशन पीस, डिनर सेट, और जाके बेच रहा है। और कई चीजें बेची हुई उन मुल्कों के सरबराह के पास वापस पहुंची, जो घड़ियां वगैरह। ये बड़ी एम्बैरेसमेंट थी कि इतना फकीर मुल्क, इतना फकीर वजीर आजम, आपका बेकारी वजीर आजम, कि जिसको जो मिला उसने बेच दिया। तो मैं कहती हूँ कि ये चीजें जो बेचना है ना, या ये चोरियां, ये एक साइड पे मतलब मुल्क की रेपुटेशन कितनी खराब हुई है, ये दूसरी जगह पे। तोशाखाना के बारे में हम पहले बहुत डिटेल से बता चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों को समझाना जरूरी कि हुआ क्या है इसमें। लेकिन माशाल्लाह खान साहब ने ऐसे काम किए हैं, फर्ज कीजिए वो नाअहल हो जाते हैं, ताहयात नाअहल हो जाते हैं, तो माशाल्लाह उनका घड़ियों का कारोबार अभी भी बड़ा चलेगा। और खान साहब के लिए तो घड़ी घड़ी की बात है। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि तोशाखाना बहुत छोटा केस है, इसमें जो मालियत है वो 54 करोड़ रुपए की है। असल जो पता चलेगा वो फॉरेन फंडिंग केस में। अगर फॉरेन फंडिंग केस में एक तो अमाउंट्स आपको बहुत बड़ी नज़र आएंगी, वो अरबों का मामला है। दूसरी बात ये है कि वो इतना तकलीफ मामला है। आप टेलीविज़न पे शौकत खानम का इश्तिहार देखते हैं, एक बच्चा जो जिसे कैंसर ज़्यादा पेशेंट के हवाले से दिखाया जाता है, आपका दिल पसीज जाता है, आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। अब आप नेक नियति के साथ उस बच्चे के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि उन पैसों में गबन हो रहा है और वो पैसे लूटे जा रहे हैं, उन पैसों से सियासी जलसे करवाए जा रहे हैं। तो ये तो शौकत खानम के जो अपने सपोर्टर हैं उनके लिए बहुत बड़ा धचका साबित होगा। जब में भी तहकीकात स्टार्ट हो गई है ना शौकत खानम के फंडिंग के, वो जो है ना, अब खान साहब उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ आगे इनके मुकद्दर में तहकीकात हैं, अदालतें हैं, जमानतें हैं, जेल है, पर्चे हैं, इस तरह की बात होगी। वैसे तो मुझे तो वो तौहीन अदालत वाला केस भी कम नहीं लगता, वो भी बहुत बड़ा केस है। फिर अभी ऐसी चीज़ें निकलेंगी कि लोगों ने जो हरजाने के दावे किए हुए हैं, बल शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने पता नहीं क्या बता दिया, और फिर ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था, ये छोटे छोटे केसेस जो शहबाज शरीफ पे उन्होंने कहा था जब पानामा का केस चल रहा था कि शहबाज शरीफ ने मुझे किसी के जरिए 10 अरब की रिश्वत जो है वो भेजी है कि 10 अरब ले ले और इस केस से हट जाए। उस पे शहबाज शरीफ ने इनके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। शौकत खानम पे ये खुद ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गए हुए हैं, लेकिन स्टेप खुद ले रहे होते हैं। इसलिए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने मुतालबा किया था कि शौकत खानम का ऑडिट करवाने में कोई अर्ज नहीं, इतनी सी बात की थी, लेकिन ये बात खान साहब को पसंद नहीं। खैर वीकेंड में एक बात तो ये हो गई जी कि खान साहब नाअहल हो गए, और वो जो है ना नया पाकिस्तान वो इतना ठीक नहीं रहा उसके पास। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है इस पे थोड़ा सा हम ये बात करें, जब खान साहब नाअहल हुए तो एहतजाज क्या हुआ? हाँ, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि एहतजाज एक होता है जीरो और एक होता है माइनस। माइनस में एहतजाज हुआ तो इसका मतलब है कि वो जो खान साहब की शोहरत थी, दो बातें याद रखें, वो शोहरत सोशल मीडिया की थी, और सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जितना पैसा आप पंप इन करेंगे उतना आपको रिजल्ट देगा। दूसरी उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जलसे बड़े बड़े खान साहब ने किए, देयर इज नो डाउट। एक ही जगह का क्राउड आता था
और वो आकर हर जलसे में बैठ जाता था और वो मीडिया के लिए बड़ी खबर बन जाए। 5-7 हज़ार बंदे लाना किसी के लिए मुश्किल नहीं होता। वो 5-7 बंदे बसों में बैठ के लाए जाते थे और वहाँ पे लगता था कि बड़ी रौनक है, लाखों के करीब लोग निकल आए। लेकिन खान साहब के हक में एहतजाज करने वाले नहीं निकले। बल्कि इस्लामाबाद के अंदर हमने पूरा ट्रैवल किया जी जी। इस्लामाबाद में, और दूसरे लोगों ने भी किया। फैजाबाद पे थोड़ा बहुत कोई दर्जन 2 दर्जन करीब लोग थे, पुलिस ने शेलिंग वगैरह की। इधर मोटरवे बंद कर दी गई जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हुए, लोग ट्रैफिक में फंसे। लेकिन बंदा कोई, राणा साहब के ना इंतजामात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और राणा साहब को मैं कहूंगी कि इतना भी ना, मेरे ख्याल में आप इमरान को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। 25 मई को भी आपने यही किया, और ये जिस दिन नाहल उस दिन भी आपके इंतजामात ज्यादा थे। लोग कहीं पे एहतजाज करते हुए नजर नहीं आ रहे। हम ईद मिलादुन नबी के मुझे जुलूस हमें नजर आए थे, कोई ईद मिलादुन नबी लेट मना रहे थे कुछ इलाकों में, वहां पे जुलूस नजर आए। लोग नातों की टोलियां जो थी वो पड़ती हुई जा रही थी, लाइटिंग हुई थी। लेकिन रश इस वजह से था कि जाहिर है ट्रैफिक आपने एक साइड से बंद की, दूसरी साइड से खोले तो गाड़ियां फंस रही हैं, ट्रक भी हैं, बसें भी हैं। और लाहौर में तो इनकी अपनी हुकूमत है, तो पुलिस ने खुद ही रास्ते बंद कर दिए। जब रास्ते बंद कर दिए तो लाइनें पीछे लगती गई, तो वो जी प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। कहीं पे 100, कहीं पे 200, कहीं पे 50, ये पूरे पंजाब के अंदर हाल था। और पेशावर के अंदर जहाँ पे अपनी हुकूमत थी वहां पे भी 2 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं निकले हैं। फिर रात को खान साहब को शर्मिंदगी आके मिटानी पड़ी। उन्होंने कहा जी मैं अपने बंदों को कह रहा हूँ कि एहतजाज मत करें। खान साहब निकला कौन हुआ था एहतजाज के लिए? हाँ। बहुत अच्छा कि आपने अपनी इज्जत रख ली। अच्छा, एहतजाज तो कोई नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जिसके बारे में बड़ा हमने शोर सुना। गुज़िश्ता 2 महीने से कान पक गए हैं सुन सुन के। लॉन्ग मार्च आ रहा है, लॉन्ग मार्च आ रहा है, और पता नहीं 22 करोड़ का मुल्क है, यहाँ 50 करोड़ बार लोग निकल आएंगे। अच्छा, अभी जो कल खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो खान साहब ने बड़ी ढीली सी की है, बददिली के साथ की है। अच्छा, जुम्मे को मैं रो रहे थे कि ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, इन्होंने कह दिया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, तो मैं हमें कुछ फ्रस्ट्रेट है। दोनों लोगों के रवैये बड़े डिफरेंट होते जा रहे हैं। इमरान खान दिन ब दिन पजमुर्दा, डिजेक्टेड, डिजमल होते जा रहे हैं, और शहबाज शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक, ताकतवर और खलंडरे होते जा रहे हैं। तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब लॉन्ग मार्च के हवाले से जब खान साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है अगले जुमे को अनाउंस करेंगे, अब क्या खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे, और अगर करेंगे तो उसमें कितने करोड़ लोग आएंगे? हाँ आएंगे जी, कोई 40-50 करोड़ लोग। एक तो पाकिस्तान की अपनी आबादी है, उसके बाद जाहिर है इंडिया से भी, फिर उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, यूके, इंग्लैंड, अमेरिका, ओवरसीज पाकिस्तानी सारे आ जाएंगे। तो कोई 50 करोड़ बंदा जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होगा। आपको एहतजाज से पता चल जाना चाहिए, 25 मई से पता चल जाना चाहिए कि कितने लोग आएंगे और कितना यहाँ पे एहतजाज हो सकता है। और अब खान साहब ने लोगों को तरगीब क्या दे रहे हैं कि नहीं 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 आप इंजॉय करेंगे, यानी कि मेरे ख्याल में वो सिंगर लेके आएंगे, वो सिंगर कॉन्सर्ट करेंगे, उसमें रातों को लड़के लड़की आएंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, एंजॉय करेंगे, अपने घरों को चले जाएंगे। देखिए मसला ये है कि आज जो बयानिया, झूठ का बयानिया होता है ना, वो ज्यादा देर नहीं चल सकता। आप लोगों को ना तो आइन की बालादस्ती का दे रहे हैं, ना पार्लियामेंट की सुपरमेसी का दे रहे हैं, बल्कि भी खान साहब की आज ही एक पुराना क्लिप चल रहा है, महर बुखारी के को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये रोना नहीं डालूंगा कि मेरे हाथ में इख्तियारात नहीं थे और आर्मी सब कुछ चला रही थी, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं जो हूं ना अहल साबित होऊंगा और मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, अवाम में जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, आप चिमटे रहे, आखिरी टाइम तक चिमटे रहे, आपने आइन शिक नहीं की, और आज आप बैठ अवाम में जाने के बजाय अदालत में चले गए, अदालत में चले गए, और आज आप बैठे हुए कह रहे हैं मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं थे। अच्छा, मजे की बात है कि हर चीज के लिए खान साहब ने एक बयान पहले से दिया होता था। हाँ, पाकिस्तान के मसाइल का हल खान साहब की पुरानी वीडियोस में, उनकी हर बात का पहले से था। IMF के पास नहीं जाऊंगा तो क्या मामला होंगे, फोन टैप करती है ISI तो उसका भी उन्होंने रीजन दिया हुआ था, जनरल बाजवा न्यूट्रल है तो उसका भी उन्होंने दलील दी होती थी, और ये कोई नाअहल हो जाता है तो उसकी भी दलील दी हुई थी, अगर आपके पास इख्तियारात नहीं तो उसके हर चीज को उन्होंने मौके के मुताबिक उन्होंने बयान दिया हुआ है। और अब पुराने बयानात उनके सामने निकल के आ रहे, लेकिन आफरीन है उनकी कल्ट फॉलोइंग के ऊपर कि मजाल उनके ऊपर असर हो। लेकिन एक न्यूट्रल वोटर भी होता है, उस न्यूट्रल वोटर को आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आ रही कि पहले आपने अमरीकी साजिश का बयानिया किया, ऑडियो लीक आई तो आपको पता चल गया कि ये तो आपने खुद से बनाया हुआ है। अब तोशाखाना का सारा कुछ सामने आया, जितना मर्जी आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ के, लेकिन एक पूरी डिटेल जजमेंट ना पढ़ने वाले पढ़ लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ना उन्होंने नहीं पढ़ना। अब देखें ना इनका प्रोपेगेंडे का लेवल देखें। अब इजाजुल हक ने एक आके बयान दे दिया
डिग्गी वाला कि जी वो शहबाज शरीफ जो थे वो जनरल बाजवा से मिलने जाए थे तो गाड़ी के डिग्गी के अंदर बैठे थे, बाद में आके इजाजुल हक ने माजरत कर ली, ठीक है। लेकिन जो सहाफ़ी उनके हैं, पीटीआई के जो सहाफ़ी हैं, जिनको मैं सहाफ़ी नहीं कहती, वो पीटीआई के वर्कर या बन चुके हैं, उन्होंने उस डिग्गी वाले को लेके ट्रेंड बना दिया, लगे रहे। हालांकि एक बंदे ने आकर दीजिए माजरत, मैं सोशल मीडिया से बैठ के, फिर इसी तरह नेटफ्लिक्स वाला किया, वो बिहाइंड द क्लोज डोर, वो जो कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, वो खुद से कोई बनाई डॉक्यूमेंट्री थी, एक टीजर को नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, नेटफ्लिक्स ने तरदीद कर दी हमारी नहीं आ रही, लेकिन चलाते रहे। ये प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडे की वॉर में नवाज लीग बहुत पीछे है, इनसे बहुत ही पीछे है। ना सोशल मीडिया पे मुकाबला कर पा रही है, ना वो मीडिया पे मुकाबला कर पा रही है इनका। वो प्रोपेगेंडा कर देते हैं, ये सफाइयां देते रहते हैं, वो नए प्रोपेगेंडे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इनसे मीडिया हैंडल ही नहीं हो रहा, ना सोशल मीडिया हो रहा है, ना मीडिया हो रहा है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि एक ज़माना था इमरान खान को जनरल बाजवा को याद करते हुए बड़े सुहाने ख्वाब आते थे। अब इमरान खान को जनरल बाजवा को याद करते बड़े डरावने ख्वाब आ रहे हैं, इसलिए कि वो जो है ना, जो बैसाखियाँ थी जिसके ज़रिए ये सिस्टम चल रहा था, वो बैसाखियाँ हटा ली गई हैं और इदारे न्यूट्रल हो गए। तो कहा है ना बाजवा साहब ने कि हमने बड़ी मदद की, बड़ा इसको संभाला, ये लेकिन ये इतना नाअहल था कि हमें पीछे हटना पड़ा। वो जाहिर है खान साहब की अपनी जो टीम थी ना, वो अब हमें समझ आती है कि उस्मान बुज़दार को क्यों लगाया था। इसलिए कि कमज़ोर आदमी के बड़े फ़ायदे होते हैं। उसके पीछे से फराह गोगी हुकूमत चला रही थी और जो दबा के करप्शन की। अच्छा, अब लॉन्ग मार्च के हवाले से कि अब पता नहीं लॉन्ग मार्च होता है कि नहीं, मेरे ख्याल में खान साहब शॉर्ट मार्च हो, हाँ कोई शॉर्ट मार्च होगा, कोई जलसा जुलसा करके खान साहब अपनी इज्जत बचाएंगे। दूसरा जो अहम मामला इस अरसे में डिस्कस होता रहा वो आर्मी चीफ की तैनाती का है, और उसके बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय देते रहे। कुछ लोग कहते रहे कि बाजवा साहब शायद एक्सटेंशन ले रहे हैं, अमेरिका का विजिट भी इसलिए था। कुछ लोग बड़े क्लियर हैं, वो कहते हैं जी कि एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं ले रहे, नया आर्मी चीफ तैनात होगा और तैनाती भी शहबाज शरीफ, हाँ शहबाज शरीफ ही करेंगे। तो लेट्स सी कि अब इस पे क्या होता है। आपका क्या ख्याल है? देखिए, इमरान खान साहब का इस वक्त मसला भी यही था कि वो चाह रहे थे कि आर्मी, और ये लड़ाई भी आर्मी चीफ की थी, जो जिसने इमरान को अपना घोड़ा बना के आगे लगाया हुआ ना, ये उसी की लड़ाई है। और जो खबरें भी आ रही थी कि वो इधर उधर मुलाकातें सारी कुछ कर रहे हैं, तो आर्मी चीफ ने तो कह दिया जी मैं 5 हफ्तों के बाद जा रहा हूँ, जिसमें से अब 4 हफ्ते ही रह गए होंगे, नवंबर के 4 लगा लें कि ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, तो 5 हफ्ते के बाद मैं तो जा रहा हूँ। नया चीफ आ रहा है, नया चीफ जो है जाहिर है वो शहबाज शरीफ साहब नहीं लगाना, और शहबाज शरीफ साहब ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी जी ये एक आईनी ओहदा है, आइन के मुताबिक हमने चलना है। अब 5 लोग हैं, उनमें से देखें किसको लगाया जाता है, और ये मसला तो सॉर्ट आउट हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल में इसमें कोई डिले होगा या कोई मसला बनेगा। और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है, अब फ्रस्ट्रेशन 2-3 चीज़ों की हो चुकी कि आर्मी चीफ भी चेंज होगा, उसके अलावा अब मैं नाअहल भी हो गया हूँ, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी केस चल रहा है, तो वो जो होता है ना मकाफाती अमल, वो इमरान खान साहब का शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ खबरें और भी हैं, उसके ऊपर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी कि कुछ रूमर्स हैं कि हुकूमत के चीफ जस्टिस अता बंदयाल से मामला तय पा गए हैं, तो जूनियर जजिस को वो जो अता बंदयाल साहब लाना चाहते हैं, जिसको काजी फायदी साहब बार बार अपोज कर रहे हैं, तो वो उसमें हमायत करेंगे। आपको ख्याल है कि हुकूमत को करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ना, देखिए अलमिया ये है कि जमहूरी हुकूमतें बहुत ज़्यादा जमहूरी इक़दामात नहीं करती। जब तक वो जमहूरियत पे कायम रहती हैं, वो स्ट्रेंथ में रहती हैं, वो ताकतवर होती हैं, उनके पास बयानिए की नज़रिए की क़ुव्वत होती है। लेकिन जब वो जमहूरी हुकूमतों में रहते हुए, और ये माजी में हमने सियासतदानों को देखा है कि डिक्टेटरशिप क्रिएट करने चाहते हैं, अपनी ज़ात के हवाले से कोई हवा क्रिएट करना चाहते हैं। भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ, नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी ये हुआ, अब शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। और ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। हर इदारा अपनी दायरे में काम करे तो ये मुल्क चलेगा। अगर आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे अदालतों को, अगर आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे नैब को या इलेक्शन कमीशन को या आर्मी को फॉर दैट मैटर, या आर्मी वाइस वर्सा, अगर ये सब कुछ करने की कोशिश करेगी तो फिर वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हाल है।
देखिए ये जो कर रहे थे ना कि आइन के तहत जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी कि पार्लिमानी पार्टी होगी वो जजिस का तकर्रुर करेगी नीचे की अदालतों से, तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इसको, इफ्तिखार चौधरी ने इनको सख्त मैसेज भेजा और उनको ये तरमीम जो थी वापस लेनी पड़ी। सारी दुनिया में होता है, जजिस का एक म्यार मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस की मर्जी नहीं होनी चाहिए कि वो नीचे से जूनियर्स अपने हम या लोगों को लाके ऊपर और अदालतों में, और फिर हमने देखा भी है कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। आप उस दिन काजी फाइज ईसा ने एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते लोगों से पूछा कितने लोग हैं जो हमारे जुडिशल सिस्टम पे यकीन रखते हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो ये मेरा ख्याल में अब थोड़ी सी हुकूमत को एक तो किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए, और अगर आपका चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट बंदा बन रहा है तो आप नीचे से भी सीनियर मोस्ट बंदे को उठाएं। आपको चीफ जस्टिस के हम ख्याल लोगों को नहीं उठा लेना चाहिए, ना इस ब्लैकमेलिंग में चाहिए। दूसरा, आइन में तरमीम करें कि पार्लिमानी कमेटी बनेगी अपोजिशन के हुकूमती मेंबरान की, वो जजिस का तकर्रुर करें। अच्छा, यही मेरे ख्याल में यही तरीकाकार, ये बिल्कुल दुरुस्त तरीकाकार है। यही तरीकाकार आर्मी चीफ की सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। इतना बड़ा फियास्को क्रिएट हो जाता है। सब सियासतदानों ने कोशिश की कि नीचे से उठाकर एक बंदा लगाएं और उसे अपना बंदा प्रूव करें। वो पहला साल तो आपका बंदा होता है, दूसरे साल फिर आप उसके बंदे होते हैं। तो वो तरीका ठीक नहीं है। जो सीनियर मोस्ट जनरल है उसको, और ये लिखा हुआ हो, अगले 30 साल का पता हो हमें कि उस वक्त ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, उस वक्त ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, ना इसके अंदर कोई इबाम आए, ना किसी का कोई बंदा हो। इसमें सियासतदानों की भी बहुत ज़्यादा गलती है। उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है। और जनरल मुशर्रफ की तैनाती, कानून तो खत्म करना, एक्सटेंशन का कानून ख़त्म करना चाहिए। मैंने आज एक कॉलम लिखा, नाज़रीन आपकी जो है आपकी गोश्तगुजार कर देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ सियासतदानों ने जमहूरियत लाने की बहुत कोशिश की, जिसमें भुट्टो साहब ने बहुत कोशिश की, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, बाकी मोहम्मद खान जुनेजो का बहुत कंट्रीब्यूशन है, मुजीबुर रहमान का बहुत कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जमहूरियत नहीं आई इस मुल्क में। तो मैंने वो लिखा कॉलम, उसकी 5 लाइन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जमहूरियत लाने के लिए शायद हमें एक जर्नैल की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसके लोग गलत मानी भी ले गए कि शायद मैं ये कह रहा हूँ कि आर्मी रूल लग जाना चाहिए। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा, और मैं उसके बड़ा सा खिलाफ हूँ। मैंने सिर्फ ये बात की है कि डेमोक्रेसी, हमें कोई एक ऐसा जर्नल चाहिए जो कि डेमोक्रेट हो, जो वोट को इज्जत देना चाहता हो, जो पार्लियामान की सुप्रीमेसी पे यकीन रखता हो, जो अपने हलफ पर ईमान रखता हो, जो दूसरे इदारों के कामों में मदाखलत ना करे, जिसका काम जंग जीतना हो, इलेक्शन जीतना हो। तो उस तरह का जर्नैल, जो कि हमें नहीं नसीब हुआ अभी तक, उस तरह का जर्नैल अगर आ जाए तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में जमहूरियत आ सकती है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। ये हमारा वीकेंड रिव्यू था। वीकेंड पे खास खबरें यही थी जो आज हमने डिस्कस कर ली है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।